भगवान सिंह जी सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ कृष्ण गोपाल जी। हाँ आप शुरू करें सर। ये तो आप ही शुरू करें महावीर साहब को, या मैं करूं? आप बताओ, जैसे मैं कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ महावीर जी जी सर, तैयार हैं गुड आप? इवनिंग शुरू सर। करें। हाँ गुड इवनिंग। जी सर, मैं कैसे तैयार हैं हूँ। आप? सर मैं कैसे हैं एकदम आप? अच्छा हूँ सर। मैं अच्छा हूँ सर। अपने बारे में कुछ बताएं आप पहले, मैं संक्षिप्त में अपना नाम लिए बिना। सर मेरा जन्म जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, और मेरी जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। उसके बाद में मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर किया है। वर्ष 2007 में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्त हुआ। वर्तमान में मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में जोधपुर में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये पीजीटी और टीजीटी ये यही है ना? पीजीटी क्या होता है, टीजीटी क्या होता है ये? जी सर। सर टीजीटी क्लास 6 से 10 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिनको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहते हैं, उनको टीजीटी कहा जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं पीजीटी कहलाते हैं, वो क्लास 11th और 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या बात क्या है, आप अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हो? इतना अच्छा नोबेल प्रोफेशन कह सकता हूँ मैं, ये शिक्षा का, इसमें आप संतुष्ट नहीं हो, इसमें क्यों आना चाहते हो? इस मगजमारी में क्यों पढ़ना चाहते हो आप, सीधे जी शब्दों में? सर, मैं अपने कार्य से और अभी तक जो मेरा अनुभव रहा उसमें एकदम संतुष्ट हूँ। और मैं उसी जो मैंने अभी तक जो अनुभव अर्जित किया है उसी का उन्नयन करना चाहता हूँ, और इसी क्षेत्र में आकर के, प्रशासनिक क्षेत्र में आकर के अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करना चाहता हूँ सर। इसमें किसने रोका आपको? जी इसमें सर। अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से किसने रोका आपको? सर अभी जो मैं हूँ एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है मैंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जाऊँ और वहाँ पर भी कार्य करूँ। अच्छा, चलो, एक लोक सेवक आप बनना चाहते हो, और हमारी शुभकामनाएं, आप लोक सेवक बन भी जाओगे। लोक सेवक बनने के बाद में आपकी क्या एस्पायरेशंस हैं? आप क्या करना चाहते हो? कुछ कुल ऐसे मेरे को 3 काम आप बताओ, 3 आप ऐसे उद्देश्य बताओ जिनकी वजह से आप लोक सेवक बनना चाहते हो। जी सर। सर मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और उनको जो वंचित वर्ग है और जो भी उसका लाभान्वित वर्ग है वहाँ तक पहुँचाना। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी सर एक पारदर्शी और स्मार्ट गवर्नेंस जो सरकार का मॉडल है उसके लिए कार्य करना। और तीसरी प्राथमिकता रहेगी सर, अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष नवाचार करना, ताकि जो एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो। स्मार्ट गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है ये? सर गवर्नेंस जो नागरिक और सरकार के बीच में जो व्यवहार होता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों तक पहुंचाई जाती है, उसे ही गवर्नेंस कहा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या है और गवर्नेंस क्या है? सर गवर्नमेंट द्वारा जो एक कार्य किया जाता है उसको गवर्नेंस कहा गया है। सरकार एक संस्थान है और संस्थान के जो क्रियाकलाप है वो गवर्नेंस कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो, आपका विषय हिंदी विषय है, आप हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट भी है आप। जी अ, सर। आपने हिंदी साहित्य क्यों चुना, राजस्थानी साहित्य क्यों नहीं? जबकि आप राजस्थान से हो, राजस्थानी साहित्य में शायद अच्छा कर पाते हो। राजस्थानी साहित्य को तो जरूरत है लोगों की, जो उसके उन्नयन में कुछ योगदान कर सकें। जी सर। सर मैं जो पहले केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बना था, तो उस समय मैं स्नातकोत्तर नहीं था, स्नातक तक ही मेरी शिक्षा हुई थी। उसके बाद में सर केवीएस में ही मुझे आगे प्रमोट होने के लिए किसी एक विषय का चुनाव करना था जो कि मेरे स्नातक में थे। तो केंद्रीय विद्यालय में सर राजस्थानी भाषा का एक टीचर्स की अभी उसमें कोई वैकेंसी नहीं रहती है, इसलिए सर मैंने हिंदी विषय चुना, ताकि इसी विषय में मैं जो है टीजीटी हिंदी बनूं और आगे पीजीटी के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ।
और हिंदी साहित्य में सर मेरी रुचि भी रही है। हिंदी को पढ़ना सर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, राजस्थानी साहित्य पर आपने हिंदी साहित्य, अच्छा अच्छा, अगर मैं तुलना करूं हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य, क्या अच्छा अच्छा, सर ठीक से मैं पूछ सुन रहा नहीं हूँ पाया कि सर। राजस्थानी साहित्य और हिंदी साहित्य की अगर अपन तुलना करें तो राजस्थानी जी साहित्य समृद्ध नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कुछ है जो इसमें कम है, जिसकी वजह से शायद मान्यता मिलने में या और भी कई परेशानी राजस्थानी साहित्य के सामने चुनौतियां खड़ी होती है। क्या अंतर क्या पाते हैं दोनों साहित्यों में आप? मैं कह रहा हूँ राजस्थानी सर साहित्य और हिंदी साहित्य के साथ हम्म, अगर तुलना करें तो राजस्थानी हम्म, साहित्य थोड़ा सा कमतर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि राजस्थानी साहित्य में वो समृद्धता नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बात पर? जी सर, आपकी बात से मैं कुछ रूप से सहमत भी हूँ, आंशिक रूप से। क्योंकि जो प्राचीन काल में और मध्य काल में जो राजस्थानी साहित्य रहा था, सुन पाए आप? उसकी आवाज आ अपेक्षा। रही मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरह से हमारा प्राचीन जो राजस्थानी साहित्य था और मध्यकाल में राजस्थानी साहित्य था, उसकी अपेक्षा सर आधुनिक राजस्थानी साहित्य का विकास नहीं हुआ है। इसके पीछे सर कुछ कारण रहे हैं कि जो हमारा पारंपरिक साहित्य था उसके ऊपर हम पूर्ण ध्यान नहीं दे पाए। राजस्थानी भाषा को एक भाषा के रूप में जो 8वीं अनुसूची में मान्यता 7वीं अनुसूची में मान्यता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। ये कोई कारण रहे हैं सर। अच्छा, चलो, आपके पसंदीदा लेखक कौन है सर हिंदी मेरे साहित्य आपने पसंद। पढ़ा है हिंदी साहित्य से? जी सर, प्रेमचंद जी मेरे पसंदीदा लेखक है सर। अच्छा, क्या पढ़ा है प्रेमचंद जी के बारे में आपने? प्रेमचंद जी के किसी साहित्य के बारे में कुछ पढ़ा हो या साहित्य पढ़ा हो आपने? जी सर, मैंने इनकी कहानी उपन्यास पढ़े हैं। तो इनका जो साहित्य है वो एक आदर्शवादी और यथार्थवादी जो साहित्य है, जिसमें कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में इन्होंने लिखा है सर। हम्म। लेकिन मुझे तो कहीं कहीं प्रेमचंद जी ऐसा लगा कि गरीबों और दलितों का मजाक उड़ाते हुए लगे। जैसे कफन मैंने पढ़ा, जी कफन सर। में मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके दलित होने का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको नहीं लगा ऐसा? हाँ सर, माफी चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जो एक कफन जो कहानी है, एक दलित विमर्श पर जो एक पहली इनकी जो कहानी है, जिसमें भी दलितों की जो स्थिति को उजागर किया गया है हम्म, उसके जो पात्रों के माध्यम से। हम्म। चलो, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, आप एक क्लास में आप पढ़ाते हैं, आप क्योंकि आप टीचर पढ़ाते हैं, तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं। जी एक दिन की घटना है कि कुछ बच्चों ने मिलकर आपको बहुत ज्यादा एम्ब्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया किसी वजह से। कुछ व्यक्तिगत छींटाकशी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, आपकी क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे आपके कर रहे हैं, और उन कुछ बच्चों ने बाकी सभी बच्चों को साथ में शामिल कर दिया है और सब आपके ऊपर हंस रहे हैं। कैसे इस स्थिति को आप डील करते हो? जी सर, अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने परिस्थिति दी है, उसके हिसाब से अगर ऐसी स्थिति आती है तो सर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन बच्चों के, जो भी बच्चे इस तरह की भाषा का या इस तरह की उनका माइंडसेट है, तो उनसे एक बार अलग से बात करूं और उनको जो इनकी बातें हैं उनको पूछूं भी आपका ये विचार है इस किस वजह से है। उसके बाद नहीं, में अभी डिस्कस। अभी क्लास में आपके ऊपर हंस रहे हैं, अलग से जी नहीं, जी। अभी आपकी क्लास में आपके ऊपर हंस रहे हैं, जी सर। अलग से बात करने का मौका नहीं है। अभी आपके सामने आपकी क्लास में वो हंस रहे हैं और बाकी सबको भी पढ़ने नहीं देना, बाकी सबको भी अपने साथ मिला लिया उन्होंने। जी सर। सर आप उनकी इसी। उपेक्षा करेंगे या उनको दंड देंगे? जी सर, ना तो सर मैं उनकी उपेक्षा करूंगा और ना ही उनको उस समय कोई कठोर दंड दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन बच्चों से वार्तालाप करूं, उनको क्लास में आगे स्टेज पे लाऊं, क्लास के सब बच्चों के सामने, और उनसे कुछ इस तरह से प्रेरणादायक बात करूं और उनको मोटिवेट करूं कि जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन आए। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज, भगवान सिंह जी, प्लीज कंटिन्यू करो। मेरी आवाज आ रही है माविक सर? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। आप कौन से जिले से संबंध रखते हैं?
सर मैं जोधपुर जिले से संबंध रखता हूँ। अच्छा। अ, जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से? सर मैं जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो आप मुझे जोधपुर की कोई 3 समस्याएं बताइए जी सर। जो शहरी क्षेत्र की नहीं हो, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र से नहीं हैं। जी सर। सर ग्रामीण क्षेत्र की पहली समस्या सर गिरता हुआ जल स्तर है। दूसरा सर वायु प्रदूषण की समस्या है, क्योंकि राजस्थान जो है पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है और जो धूल के कण हैं उनकी वजह से यहाँ पर आंधी और चलती है, तो उसका जो स्तर ज़्यादा पाया जाता है। तीसरी समस्या सर वर्तमान में कहीं न कहीं एक नशे की प्रवृत्ति है, वो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही है। जो गिरता भूजल स्तर है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, या भूजल स्तर में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? सर इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित करना होगा। एनीकट है, तालाब है और जो पारंपरिक हमारे जल स्रोत है उनको वापस समृद्ध करना होगा। दूसरा सर जो सिंचाई की नवीन पद्धतियां हैं, जैसे फव्वारा पद्धति है या बूंद बूंद टपकन विधि है, उनके माध्यम से सिंचाई करनी होगी ताकि जल का संरक्षण हो सके। जी। और वाटर रिचार्ज के लिए सर हम वाटर रिसाइकल का कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। घरों का जो पानी है बारिश के समय का, उसको रिसाइकल करके और वाटर रिचार्ज का प्रयास भी किया जा सकता था। आपको नहीं लगता कि ये जो राजस्थान सरकार बिजली की दरों में जो सब्सिडी देती है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी की वजह से वो रेट कम होती है इलेक्ट्रिसिटी की और उसकी वजह से भूजल का अधिक दोहन है? क्या लगता है आपको इस बारे में? सर मेरे हिसाब से सर सब्सिडी की वजह से भूजल का दोहन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडी जो किसानों को इसीलिए दी जा रही है कि वो कृषि के क्षेत्र में अपनी सिंचाई सुचारू रूप से कर सके और इसकी उनको आवश्यकता भी रहती है सर। अच्छा, आप ये बताइए कि हाल ही में फोन टैपिंग का मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा। ये सरकार या कोई भी राज्य फोन टैपिंग क्यों करवाता है? सर फोन टैपिंग उसी स्थिति में की जाती है जब कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ कुछ ऐसी आशंका हो कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, या किसी व्यक्ति कोई अपराध में लिप्त हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हो, तो उस स्थिति में फोन टैपिंग की जाती है सर। अच्छा, ये बताइए कि क्वाड जो 4 देशों का समूह है उसको लेकर चीन सशंकित है और ये कहता है कि ये एंटी चाइना है का संगठन है। आपको क्या लगता है कि क्वाड क्या एंटी चाइना है या नहीं है? सर क्वाड को एंटी चाइना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दक्षिण एशिया की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सामरिक रणनीति है उसमें चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक आवश्यक कदम है सर क्वाड। अच्छा, तो ये एंटी चाइना ही हो गया संतुलित। अगर हम उसके खिलाफ, उसको प्रति संतुलित, उसके खिलाफ हम कुछ कर रहे हैं तो एंटी चाइना हो गया। सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बहुत आवश्यक है और इस लिहाज से इसको एंटी चाइनीज नहीं कह सकते, क्योंकि क्वाड का कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो कि चीन की संप्रभुता को उल्लंघन करता हो। जी, अभी आजादी का अमृत महोत्सव काफी चर्चा में है। संक्षेप में इसके बारे में कुछ बताइए। सर आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अभी गांधी जी के जो 12 मार्च थे उस समय से शुरुआत उसकी हुई थी, दांडी मार्च की शुरुआत के दिन से, और ये 75 सप्ताह तक चलेगा सर। अच्छा, और इसमें गांधीवादी मूल्यों का और देश की आज़ादी से संबंधित प्रदर्शनियां हैं और इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। ये कब पूर्ण हो जाएगा? माफी चाहूंगा सर, इसकी एग्जैक्ट तिथि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, वैक्सीन पासपोर्ट बड़ा चर्चा में है, ये क्या है वैक्सीन पासपोर्ट?
सर वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए व्यक्ति की जब किसी वीज़ा उसके माध्यम से पासपोर्ट के माध्यम से उसने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है उसकी जांच होती है। ये डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये तय किया जाता है। अच्छा, जोधपुर में अभी काफी चर्चाएं हैं कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जोधपुर में लगे। जी सर। आप अवेयर हैं इस बारे में? जी सर, इसके बारे में सुना है सर मैंने। अच्छा, ऐसा क्या विशेष है कि आप जोधपुर का पक्ष मजबूत करता है जो? जी सर, जोधपुर का जो सर वस्त्र उद्योग है जिसमें कि यहाँ के साफे और जो बंदेज का वस्त्र यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सर यहाँ का टेक्सटाइल कार्य अच्छा विकास करेगा। अच्छा, ये चीज तो पाली के पास भी है। जी सर। सर विशेष लेकिन मुझे लगता है सर संभाग स्तर पर जोधपुर पाली के भी नजदीक है, तो इसका लाभ पाली को भी मिलेगा। अच्छा, लेकिन स्थापना जोधपुर में ही होनी चाहिए। पाली में हो जाए तो भी ठीक है, जोधपुर को फायदा हो जाएगा। जी सर, ये सरकार का डिसीजन है। इसके बारे में सर ज़्यादा मुझे ये नहीं जानकारी है कि किस विशेष परिस्थिति के कारण इसको जोधपुर में ही लगाया गया है, लेकिन जोधपुर में पहले वस्त्र उद्योग का इतना विकास नहीं हुआ है। पाली अभी ऑलरेडी वहाँ पर वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित है, तो दोनों ही क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इस कार्य को ये जो स्थापना यहाँ पर जोधपुर में करने का निर्णय लिया गया है सर। जी, मुझे ये बताइए कि जोधपुर में एसडीएम कितने उपखंड हैं, मतलब कितने एसडीएम कार्यालय हैं? जोधपुर शहर में सर वर्तमान में एक उपखंड कार्यालय है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने 2 उपखंड कार्यालय और स्थापित करने की घोषणा की है। जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न है। चिड़ियानाथ जी मेहरानगढ़ से उनका काफी जुड़ा हो रहा है, और चिड़ियानाथ जी को हटाकर वो मेहरानगढ़ बनाया गया है, ऐसी लोक कथाएं हैं। तो चिड़ियानाथ जी वहां से फिर कहाँ चले गए? सर माफी चाहूँगा सर, उसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर है, सुना भी है, लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी, एंड नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अनीता जी प्लीज आप कंटिन्यूज करें। सर ना, सर आ गए हैं, वो कर लेंगे कंटिन्यू। जय, वो आ गए हैं हिमांशु जी। हाँ। जय भारत जी, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम अच्छा हूँ सर मैं। चलिए, भारत जी आपका बायोडाटा देख के लगता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस 12th में भी थी, बीए में आपने परस्यू की है। तो पॉलिटिकल साइंस इस नाम से थोड़ा सा मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये विज्ञान है आर्ट है? कहते हैं आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन विज्ञान भी इसमें लगता है, इसका क्या कारण है, आप क्या मानते हैं सर? जी सर, पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है वो मानविकी विषय है, लेकिन इसमें विज्ञान की तरह ही जो कुछ सिद्धांत होते हैं और उनके ऊपर अनुसंधान होता है, इसीलिए इसको विज्ञान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ज्यादा इसको आप विज्ञान मानते हैं या आर्ट मानते हैं? सर ये विज्ञान और आर्ट दोनों ही है सर, राजनीति विज्ञान, क्योंकि इसमें आर्ट के जो विशेषताएं होती है वो भी है और विज्ञान की विशेषताएं भी है। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस को आप प्रशासन में किस तरह से उपयोग ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस? जी सर, प्रशासन का अगर हम देखें तो अधिकांश क्षेत्र है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें हम प्राचीन काल से राज्य की अवधारणा है, सरकार के भाग, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुझे एक ब्रॉड लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसके बारे में अच्छे से मैं जानता हूँ। तो इन्हीं मूल्यों को मैं विकसित करने के लिए अपने जीवन में काम करूंगा और प्रशासन में उसका पूरा उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी का कोई संबंध है क्या, फिलॉसफी सब्जेक्ट का? सॉरी सर, कुछ इसके ऐसे बारे में लेखक या राइटर तो पावन है? जी सर, जी सर, अरस्तु भी रहे हूँ। जी सर, अरस्तु राजनीतिक विचारक भी है और दार्शनिक भी है। इनका संबंध इसमें फिलोसॉफी और राजनीति विज्ञान दोनों से रहा सर।
महात्मा गांधी जी भी राजनीतिक विचारक रहे हैं, और दर्शन इनका गांधी दर्शन भी हम उनको पढ़ते हैं सर। जी, तो प्लेटो का नाम सुना होगा आपने? जी सर। जी सर, प्लेटो प्लेटो भी। के जो राज्य का सिद्धांत है। जी सर। जी बताइए। जी सर, आप प्रश्न दोहराएंगे सर? प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए आप। सर, सर सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है महावीर जी? हाँ सर, आवाज आ जी रही जी, है अब सुन पा रहा हूँ। सर। ओके ओके, चलिए। आपकी हॉबी है जी बताइए। जी सर, वो प्लेटो के बारे में बता रहा था कि प्लेटो को पढ़े हुए सर काफी समय हो गया है, तो इनका एग्जैक्ट जो सिद्धांत है वो मैं अच्छे से अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है राजस्थानी खाना पकाना। जी सर। तो बताइए, राजस्थानी खाने की दो ऐसी यूनिक चीजें जो दुनिया के दूसरी पकवानों में नहीं मिलती है। यूनिकनेस कुछ। सर, राजस्थानी खाना है जो बिल्कुल हमारे नेचर और क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा सर, जो इसमें इस खाने का जो तीखापन और चटपटापन है वो बाकी व्यंजनों से अलग है। इसमें सर घी का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आप हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट भी आप करा है आपने, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, टीचर भी शायद आप हिंदी हिंदी से हैं? जी सर, हिंदी। जी। तो लिटरेचर से क्या समझते हैं आप, बताइए, साहित्य। जी सर, साहित्य अगर हम कहें तो एक व्यक्ति की, समाज की जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करता है सर। इसके माध्यम से हम हमारे समाज की जो कहते हैं ना, एक तरह से हर व्यक्ति, हर पहलू को उजागर किया जा सकता है, और एक व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रकट साहित्य के माध्यम से करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य की परिभाषा लगातार बदल रही है, तो क्या आप फिल्म, मीडिया इनको भी साहित्य की श्रेणी में रखते हैं, या फिर आप मानते हैं कि ये अलग है? सर, वर्तमान में मीडिया को भी साहित्य में एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है, और ये भी साहित्य का एक अंग बन रहा है। आप फॉलो करते हैं मीडिया, कुछ ब्लॉग ब्लॉग पढ़ते हैं आप? सर, ब्लॉग्स को तो मैं रेगुलर फॉलो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर या वेबसाइट साइट्स पर कुछ न्यूज वगैरह है या लेख वगैरह पढ़ता रहता हूँ सर। चलिए, लेटेस्ट उपन्यास या कोई किताब पढ़ी हो आपने, उसका नाम बता दीजिए। जी सर। सर, अंतिम उपन्यास मैंने पढ़ा है, एक गबन पढ़ा सर, उसको काफ़ी समय हो गया। और एक लेटेस्ट मैंने अभी सर कोरोना के काल में जो उपन्यास पढ़ा था, सॉरी सर, अभी ठीक से इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, आपका कोरोना काल, अब कोरोना काल आप कब से कब तक मानेंगे? जी सर, कोरोना काल की सर शुरुआत हम जनवरी से मान सकते हैं, जब से ये इसका पहला केस आया था चीन में, और वर्तमान में भी ये काल चल ही रहा है सर। आप श्योर हैं जनवरी में ही आया था चीन में केस पहला? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जनवरी में ही है, और 100% मैं सर इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या उम्मीद है, कब तक अपन विजय पा लेंगे इसमें, इस कोरोना नामक जो महामारी है उससे? सर, अगर सभी नागरिक अपनी कर्तव्यों का पालन करेंगे, सचेत रहेंगे, और जो भी इसकी गाइडलाइंस उनको फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 या 5 महीनों में कोरोना पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो अगले 3 या 4 महीनों में आराम से हम कोरोना पर विजय पाएंगे। ओके महावीर जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अब फीडबैक ले लेते हैं। थैंक यू सर। फीडबैक मैं शुरू करूं? जी सर।
लास्ट क्वेश्चन मेरा भी एक मैं पूछ लूं। हाँ जी सर। जल्दी से आप मुझे कुछ, मैं शब्द बोल रहा हूँ उनकी एक एक लाइन में मुझे आप उनके अर्थ बता दें। स्वयं प्रभा। एक टीवी चैनल है सर। अच्छा। अवबोध। ज्ञान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। सर शिक्षा से जुड़ी एक योजना है सर, ठीक से इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। टीच, TEACCH। सॉरी सर। चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, मैं फीडबैक दे दूं आपको, है ना। थैंक यू सर। देखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। स्पीड और फ्लो आपका बहुत अच्छा था। जी आपने सर। जो शब्दों के बीच का जो अंतर है बहुत अच्छा रखा। अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनना। सोचकर बोलते हैं। क्वेश्चन पूरा होने और बोलने के बीच में जो एक पर्याप्त अंतर है, ये बहुत अच्छी बात है सर। एक उत्तर मेरे को बहुत अच्छा लगा, पाली और जोधपुर के बीच की तुलना, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ होना चाहिए सर के इस आंसर का जो आप क्वेश्चन का जो आपने उत्तर दिया वो अच्छा था। पाली को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। पाली को कम से कम ऐसा नहीं कहा भी मेरे जोधपुर में ही होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नजर आई मेरे को। बहुत न्यूट्रल लुक है आपका। कहीं पर भी कुछ भी एक्सट्रीम लुक भी आपका एक्सट्रीम नहीं है, कहीं पर भी आपने कोई ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जिससे ऐसा नहीं लगे कि आप कहीं किसी फेवर में हो या कहीं कुछ भी आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो अच्छा इंटरव्यू था सर। लेकिन कुछ बातें हैं जो थोड़ी और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। थोड़ा सा पूरे इंटरव्यू में आपका चेहरा थोड़ा सा भावहीन नजर आया। थोड़ा सा आप इसमें एक स्माइल कहीं न कहीं थोड़ा आप इसमें ऐड कर सकते थे, जो इंटरव्यू को जी थोड़ा सा सर। हल्का बना देती। जी। सोचने के लिए कई बार थोड़ा अपर गेज यानी ऊपर देखते हो आप, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। हम्म। मुझे लगता है थोड़ा सा ऑड लगेगा ये ऊपर देखना बिल्कुल। सोचने के लिए। जब आपसे पूछा कि अंतिम उपन्यास आपने कौन सा पढ़ा था, तब आप थोड़ी देर के लिए ऊपर देख रहे थे। ये मुझे लगा ठीक नहीं है। हो सकता है शायद ऑनलाइन में ऐसा हो, ऑफलाइन में शायद नहीं होगा, ये भी हो सकता है। और आपसे पूछा, सर ने भी पूछा, मैंने भी पूछा आपसे कि आप कैसे हैं, तो उत्तर आपका था हाँ मैं अच्छा हूँ। लेकिन साथ में आप धन्यवाद भी कर देते तो मुझे अच्छा लगता कि धन्यवाद सर, क्योंकि आपकी कंसर्न है, कोई आपसे कंसर्न है, हाँ आपके हाँ। बारे में कोई जानना चाहता है आप कैसे हैं, तो ये जरूर थोड़ा सा ठीक रहता है। बिल्कुल। ये स्माइल पहले नहीं आई थी। और एक लास्ट बात इसमें ये कि आप अपने रिकॉर्डिंग देखेंगे सर, तो कई बार मुझे थोड़े फिलर्स नजर आते हैं, ये शब्द नजर आते हैं। हाँ। थोड़ा सा आप अपनी रिकॉर्डिंग को वापस सुनना। वैसे ये तो कुछ ऐसी चीजें जो अपने खुद में इम्बाइब होती है, कम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर कम कर पावे इनको, तो बहुत बड़े कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ, काफी कम हुई है लेकिन अभी भी वरना है, और कोई मौजूद भारी कमी नजर नहीं मौजूद आई। मौजूद है अभी। हाँ। कहीं सोचने वाला जो क्वेश्चन आता है तब ऐसी होती है, जब फैक्ट हो या हम्म। कुछ जो फैक्ट अपन को याद हो वहां ऐसा नहीं होता है। तो वो थोड़ा देख लेना। क्लास में बच्चे वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें थोड़ा सा वापस सोचना, अच्छा उत्तर क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम्म। वापस सोचना है इसको। ये इमेजिनरी मैंने क्वेश्चन वैसे ही बनाया था। ठीक है सर, बाकी मेरी तरफ से बहुत अच्छा थैंक है। यू सर। नेक्स्ट के लिए और मेन इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सर थैंक भगवान यू। सिंह जी सर। आमिर साहब, आपके लिए फीडबैक ये है कि मुझे तो आपका जो ओवरऑल जो सब कुछ है उसमें मुझे तो कुछ भी कमी नहीं लगी। ये दूसरों ने ऑब्जर्व कर ली लेकिन मुझे कुछ कमी नहीं लगी। मुझे आपका परफेक्ट इंटरव्यू लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप आरपीएससी बोर्ड के सामने बैठे हो, और अगर मैं देने वाला हूं तो आपको 80 से 85 तक नंबर भी दूंगा। अरे आज मुझे ऐसा लगा, जो भी है आपके सारे उत्तर परफेक्ट थे। आपने किसी भी चीज में एग्रेशन नहीं बताया। आपके चेहरे भावहीन जरूर था लेकिन भाव शून्य नहीं था। जी मतलब एक होता है नेगेटिव भाव नहीं थे। कभी कभी किसी क्वेश्चन पर नेगेटिव भाव आ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू भगवान सर। महावीर जी, हमेशा की तरह आप सदाबहार मनसुख वही जी। परफॉर्मेंस आपकी जैसे सचिन तेंदुलकर खेला करता है। बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंस, कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। आपका पोस्चर, बोलने का तरीका, हर चीज बेस्ट ही है। और मैंने तो आपसे जनरलाइज क्वेश्चन ही पूछे थे और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपकी सबसे अच्छी ये बात है कि आप नो बोलने में हिचक नहीं है। आपको जहाँ भी अटक रहे हैं आप तुरंत नो बोल देते हैं, जो बहुत अच्छा है, तुरंत उससे बाहर निकल जाते हैं। और बाकी जनरलाइज एक दो चीजें हैं, राजस्थानी खाने के बारे में मैंने पूछी थी, यूनिक चीजें, तो वो हम्म। थोड़ा सा आप देख लें। यूनिक आपने बोला था मौसम के अकॉर्डिंग है, थोड़ा और इसको अपन परफेक्ट बना सकते हैं। और उपन्यास वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा लंबा गैप हो गया है, धीरे धीरे मुझे लगता है आप हाँ तैयार कर ही हाँ। लेंगे। बाकी मेरी तरफ बिल्कुल। से बढ़िया, आपका कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू हिमांशु जी। थैंक यू। ओ, ओके ओके। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ इसकी।
हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ खोलो।